साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम भोजन के अधिकार, राइट टू फूड की चर्चा करेंगे। भोजन का अधिकार और इसकी विविधताएं एक मानव अधिकार है जो लोगों को सम्मान के साथ खुद के पेट भरने के अधिकार की रक्षा करता है, जिसका अर्थ है कि पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लोगों के पास भोजन प्राप्त करने के साधन हैं और यह पर्याप्त रूप से व्यक्ति के आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। भोजन का अधिकार सभी मनुष्यों के भूख, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण से मुक्त होने के अधिकार की रक्षा करता है। भोजन के अधिकार का अर्थ यह नहीं है कि सरकारों का यह दायित्व है कि वे हर उस व्यक्ति को मुफ्त भोजन दें जो इसे चाहता है या उसे भोजन पाने का अधिकार है। हालांकि अगर लोगों को उनके नियंत्रण से परे कारणों से भोजन तक पहुंच से वंचित किया जाता है, उदाहरण के लिए युद्ध के समय या प्राकृतिक आपदाओं के बाद अथवा हिरासत में होने के कारण, इस अधिकार के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा सीधे भोजन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। यह अधिकार आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध से लिया गया है, जिसमें अप्रैल 2020 तक 170 राज्य राष्ट्र पक्षकार हैं। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले इस दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त करने के लिए अपने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने हेतु कदम उठाने के लिए सहमत हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त भोजन के अधिकार की पूर्ण प्राप्ति। कुल 116 देशों में भोजन का अधिकार या तो विभिन्न रूपों में संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कानून के प्रत्यक्ष प्रायोज्यता के माध्यम से लागू होता है, जिसमें भोजन का अधिकार सुरक्षित है। 1996 के विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन में सरकारों ने भोजन के अधिकार की पुष्टि की थी और 2015 तक भूखे और कुपोषित लोगों की संख्या 840 मिलियन से 420 मिलियन तक कम करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। हालांकि पिछले वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो 2009 में एक कुख्यात रिकॉर्ड तक पहुंच गई। दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोग कुपोषण के शिकार हुए थे। इसके अलावा जो संख्या छिपी हुई भूख से पीड़ित है, सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी जो बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास को रोक सकती है, दुनिया भर में 2 बिलियन से अधिक लोग हैं। जबकि राष्ट्रीय कानून के तहत राज्य भोजन के अधिकार का सम्मान, सुरक्षा और पूर्ति करने के लिए बाध्य है। इस मानव अधिकार को प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाइयां दुनिया भर में प्रचलित खाद्य सुरक्षा और भारत जैसे देशों में चल रहे मुकदमों द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। खाद्य संबंधी सबसे बड़ी समस्याओं वाले महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में न केवल भोजन की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी है, बल्कि खराब वितरण और भोजन तक अपर्याप्त पहुंच भी है। ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट। हाल में जारी हुई ग्लोबल हंगर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख की स्थिति गंभीर है और अधिकांश देशों से बदतर भी है। 221 देशों में भारत का 107वां स्थान है। हालांकि 2006 से हर साल निकलने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार देश की स्थिति हमेशा चिंताजनक ही हो रही है, लेकिन तब से 2014 के बीच कुपोषण और भूखमरी की स्थिति में सुधार हुआ था, पर पिछले कुछ वर्षों में सुधार नगण्य है। पिछले साल की तरह इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने ग्लोबल हंगर रिपोर्ट को गलत बताकर खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में भूख की गणना के लिए 4 सूचकांक प्रयोग किए जाते हैं।
उम्र के अनुसार कम लंबाई वाले बच्चों का अनुपात, लंबाई के अनुसार कम वजन वाले बच्चों का अनुपात, बच्चों का मृत्यु दर, कम कैलोरी खाने वाली आबादी का अनुपात। पहले 3 सूचकांक सरकार के खुद के आंकड़े हैं और चौथा सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार FAO का आकलन है। भूख के आकलन के लिए कौन से सबसे उपयुक्त सूचकांक होंगे या कौन सी प्रणाली वैज्ञानिक प्रणाली है, यह चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन भारत में व्यापक कुपोषण, गरीबी और भूखमरी को किसी हालत में नकारा नहीं जा सकता है। सरकार के अपने विभिन्न आंकड़े, जिसमें कुछ को सरकार ने प्रकाशित करना ही बंद कर दिया है, सहित अनेक शोध संस्थाओं के आकलन इस ओर इंगित करते हैं। शहर की स्लम बस्तियों में या गांवों में जाकर देखने से भी सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। नाक को सीधे पकड़ें या हाथ घुमाकर नाक का स्थान व रूपरेखा वही रहती है। वर्ष 2019-21 में हुए राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 1/3 बच्चों का उम्र के अनुसार वजन और लंबाई कम है। 2015-16 के सर्वेक्षण की तुलना में बहुत कम सुधार हुआ है। कुछ राज्यों जैसे झारखंड व बिहार में तो भयावह स्थिति है। कोविड-19 लॉकडाउन ने देश में भूखमरी की स्थिति का खुलासा कर दिया था। कुछ दिन रोजगार न मिलने के कारण हाशिए पर रहने वाले करोड़ों लोगों को महज पेट भरने के लिए खाने के लाले पड़ गए थे। इन 2 सालों का कुपोषण पर बहुत प्रभाव का तो अभी तक सही से आकलन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में कुपोषण और भूखमरी को नकारना अमानवीय है। सवाल यह है कि मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में इन्हें कम करने के लिए क्या किया है। पिछले कई दशकों से जनसंघर्ष के कारण यूपीए सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण खाद्य व सामाजिक सुरक्षा कानून व योजनाएं लागू हुई थी। मुख्यतः मनरेगा व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2001 में शुरू हुए भोजन के अधिकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं 2013 के पारित खाद्य सुरक्षा कानून से जन वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी सेवाएं, मध्याह्न भोजन और मातृत्व लाभ को कानूनी ढांचा मिला और इसका विस्तार हुआ। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भी विस्तार हुआ था। देश की एक बड़ी आबादी के लिए ये योजनाएं जीवन रेखा के समान हैं। यह समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है कि आंगनवाड़ी में अगर बच्चों, गर्भवती महिलाओं व धात्री माताओं को नियमित रूप से अंडा, मांस, मछली, फल, दूध, दाल व सब्जी आदि के साथ संपूर्ण आहार मिले तो कुपोषण कम होगा। लेकिन आंगनवाड़ी से मिलने वाले पोषण के विस्तार के बजाय मोदी सरकार के कार्यकाल में आंगनवाड़ी परियोजनाओं का बजट घटते घटते 2022-23 में 2014-15 की तुलना में 38% कम हो गया। 2018 में बड़े धूमधाम से शुरू किया गया पोषण अभियान केवल प्रचार प्रसार और आंगनवाड़ी सेवाओं में तकनीकी इस्तेमाल को बढ़ावा देने की योजना है और न कि पोषण सेवाओं में विस्तार का। यही हाल मध्याह्न भोजन का भी है। बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए मातृत्व लाभ योजना का विशेष योगदान हो सकता है, लेकिन सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत भोजन के अधिकार के विपरीत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को केवल पहले जीवित बच्चे तक ही सीमित कर दिया। कोविड के दौरान जन दबाव और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारियों को 5 किलो प्रति व्यक्ति अतिरिक्त मुफ्त अनाज देना शुरू किया। पिछले 3 वर्षों से चल रही योजना की अवधि का राज्यों के चुनाव की तिथि के अनुसार विस्तार किया जाता रहा है, लेकिन जन वितरण प्रणाली में कार्ड धारकों की संख्या, जो अब भी 2011 की जनगणना पर आधारित है, को वर्तमान जनसंख्या के अनुसार
विस्तारित नहीं किया जा रहा है। एक आकलन के अनुसार इसी कारण देश के लगभग 10 करोड़ जरूरतमंद लोग राशन से वंचित हैं। जन वितरण प्रणाली में दाल व तेल के मुफ्त वितरण पर भी सरकार में चुप्पी है। साथ ही केंद्र सरकार बहुत कम बुजुर्गों को पेंशन देती है, वह भी महज 200 रुपये, कुछ खास मामलों में 500 रुपये प्रतिमाह। ये कुछ चंद उदाहरण मात्र हैं जो पिछले 8 सालों में मोदी सरकार की खाद्य पोषण व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति उदासीनता को दर्शाते हैं। साथ ही इस दौरान इन योजनाओं को आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने के तानाशाही फरमान के कारण लाखों लोग अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हुए और कई तो भूखमरी के शिकार भी हो गए। बायोमेट्रिक्स प्रणाली से लोगों को हो रही परेशानी के बावजूद सरकार ने बड़ी धूमधाम से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को शुरू किया, जो इस प्रणाली पर आधारित है। तकनीकी समस्याओं के अलावा इस योजना के अंतर्गत न जन वितरण प्रणाली से छूटे हुए प्रवासी मजदूरों को फायदा है और न ही भोजन के अधिकारों का विस्तार किया गया है। पिछले कुछ सालों में कई राज्य सरकारों ने अपनी राशि लगाकर खाद्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए झारखंड ने 2021-22 में जन वितरण प्रणाली में 15 लाख छूटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना लागू की एवं पेंशन योजनाओं का दायरा बढ़ाया। तमिलनाडु ने 2022 में सरकारी विद्यालयों में 1 से 5 क्लास के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता शुरू किया। केरल ने इस वर्ष आंगनवाड़ी में बच्चों को दूध और अंडा देने की घोषणा की। अधिकांश राज्यों ने धीरे धीरे अपनी ओर से पेंशन की राशि आदि बढ़ाई, लेकिन राज्य के सीमित संसाधनों में ऐसी पहल करने की सीमा है। उल्लेखनीय है कि एक ओर केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार क्षेत्र पर लगातार हस्तक्षेप कर राजनीतिक आर्थिक केंद्रीकरण में लगी हुई है और दूसरी ओर कुपोषण और भूखमरी की लड़ाई में अपने हाथ खींचकर राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल देती है। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की मार अधिकांश लोगों पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार का ध्यान देश में व्यापक कुपोषण और भूखमरी को खत्म करने के बजाय कारपोरेट घरानों के कर्ज माफी, राष्ट्रीय संसाधनों की बंदरबांट, कंपनियों को सब्सिडी व टैक्स छूट देने एवं सरकारी सेवाओं के निजीकरण पर है, जो कि चिंताजनक विषय है। धन्यवाद।